इसके बाद इन्होंने सिंध पर भी क्रमिक प्रभुत्व जमाया। 1799 में संधि के साथ वाणिज्यिक संबंधी को सुधारने के लिए लॉर्ड वेल्लेस्ली के प्रयासों के पीछे का जो छुपा हुआ उद्देश्य फ्रांसीसियो, टीपू सुल्तान, काबुल के जो राजा शाह जामन के बीच में जो संधि हुई उनका सामना करना पड़ा। लॉर्ड ऑकलैंड सिंध जो था, इनकी संधि हुई। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1836 में गवर्नर जनरल बने। भारत को रूस के आक्रमण से बचाने और अफ़गान पर प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में सिंध की ओर उन्होंने देखा। सिंध के बाद इन्होंने साथ के साथ महाराजा रणजीत सिंह को भी अपने साथ मिलाया। इनके बाद 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई। उसमें इन्होंने सर्वप्रथम उपलब्ध था कि सतलुज नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान लिया जाए। 1823 ईस्वी में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों ने अलग अलग साम्राज्य का विस्तार किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और दुर्भाग्यवश रणजीत सिंह का कोई भी सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा। दिलीप सिंह जो अल्पवयस्क शासक बनाया गया। 1844 में दरबारी षड्यंत्र के कारण उसकी भी हत्या कर दी गई। प्रथम युद्ध आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, जिसमें सिख बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए, ये 1845 से लेकर 1846 तक ये युद्ध लड़ा गया। इसके बाद 1846 में लाहौर की संधि की और अंग्रेज़ रेजिडेंट नियुक्त किया गया। संतुष्टि न होने के कारण बहरोवाल की संधि की गई। हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ 1848 से 49 के बीच में हुआ। गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरह से पराजित किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिकृत कर दिया। एक नीति इन्होंने और अपनाई जिसको बोला रिंग फेस की नीति, घेरे की नीति। रिंग फेस या घेरे की नीति का अनुसरण करने का उद्देश्य बफर जोन बनाना था। कंपनी को अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक बफर जोन की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने रिंग फेस की नीति को अपनाया। वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया। वैसे ये संधि वेल्लेस्ली की सहायक संधि थी। जैसे नीति रिंग फेस व्यवस्था जो है, ये एक तरीके से साम्राज्य का विस्तार था। ये सहायक संधि के ही अंतर्गत अगर मान के चले तो ये भी व्यवस्था का विस्तार ही माना गया। इसके बाद इन्होंने और बहुत सारी नीतियाँ अपनाई जो इस प्रकार हैं। आज हम भारत के स्वतंत्र होने के विषय में बात करेंगे। जो लड़ाई 1757 से लेकर 1758 तक चली हुई थी, जो लड़ाइयाँ लगातार 100 साल से भारत के अंदर अंग्रेज़ों की सत्ता को हटाने के लिए चल रही थी, फिर भी वो अंग्रेज़ों को इस देश से नहीं भगा पाई। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, उसके बाद 100 साल नहीं, केवल 50 से 60 सालों के अंदर हम लोगों को आज़ादी मिल गई। एक तथ्य को मैं आपको क्रम वाइज बता रही हूँ, जिससे आप पूरे घटनाक्रम को समझ सकेंगे और आपको समझने के बाद अपने क्वेश्चनों को हल करने में बहुत सहायता मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कौन सी घटना किस समय किस क्रम में घटित हुई और इन घटनाओं के घटित होने के कारण ही हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सबसे पहले हम 1885 की बात करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद
1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत की फूट, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1913 में गदर आंदोलन, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1916 में लखनऊ समझौता पैक्ट, 1916 में ही होम रूल आंदोलन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर की जो हड़ताल थी वो, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में रोलट एक्ट के खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चोरी चौरा कांड, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, 1928 में साइमन कमीशन गो बैक साइमन, 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 में ही दांडी मार्च, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा, 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1930 से शुरू हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा हुआ, 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, लेकिन इनका कोई हल नहीं। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। इसके बाद हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन हुआ। स्वतंत्रता और जो विभाजन है उसकी तरफ हम 1939 से 1940 के बीच में चल पड़े। इसी बीच में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। पाकिस्तान प्रस्ताव जो था वो 1940 में पास हुआ। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। गांधी जिन्ना वार्ता जो हुई वो 1944 में हुई। राजगोपालचारी फार्मूला 1944 में आया। इसके बीच में देसाई लियाकत समझौता हुआ, वेवल योजना आई, लेकिन इसके बाद फिर सीधे कैबिनेट मिशन 1946 में। उसी में 1946 में ही नौसेना का विद्रोह हो गया। पाकिस्तान की आधिकारिक तौर पर जो घोषणा हुई वो मार्च 1947 में हुई। इटली इस समय इंग्लैंड में भी एक तरीके से लेबर पार्टी का प्रभुत्व स्थापित होने के कारण उनको भारत को स्वतंत्र करने के लिए कहते हैं उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ। इसी अवेज में उन्होंने इटली का जो घोषणा पत्र था 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत को इतने समय के अंदर अंदर आप लोग स्वतंत्र कर दीजिए। उसके बाद माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई और आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये जो क्रम वाइज मैंने डिस्कशन करा है ये इसलिए है कि जो 60-62 साल का जो इतिहास है जिससे के कारण हम लोगों ने बड़ी तेज़ी से फिर आज़ादी की तरफ जो हम अग्रसित हुए, जिसमें गर्मपंथी, वामपंथी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई और एक कानूनी रूप से कह लो या जिस प्रकार हमने आज़ादी की तरफ दौड़ना शुरू करा उससे अंग्रेज़ भी परेशान हो गए कि अब तो इनको आज़ादी देनी ही पड़ेगी। दूसरा ये इसलिए क्रमबद्ध है कि आप इनको विस्तार पूर्वक अगर देखोगे तो आपको स्वतंत्रता आंदोलन समझ में आएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन होने के बाद हमें आज़ादी इतनी जल्दी क्यों मिली, क्योंकि इनमें किन किन समझौतों ने अपना एक पार्ट रखा या कौन कौन लोग थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र होने में सहायता करी। साइमन कमीशन रिपोर्ट में ये था कि भारत को जो औपनिवेशिक स्वराज जल्दी से जल्दी देने की जो बात थी, जो सिफारिश थी, वो नहीं की गई थी। केंद्र और जो प्रांत उत्तरदायी शासन की जो स्थापना थी उसका विरोध किया गया था। गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि वो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे थे। सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जो जारी करने के लिए सिफारिश की गई थी वो सांप्रदायिक पर
पर ही आधारित थी, यानी कि फूट डालो और राज करो, हिंदू अलग मुसलमान अलग। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था इसमें। वयस्क मताधिकार या जो मताधिकार का आधार था वो प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश न करके वैसे ही था जैसे पहले चल रहा था, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव का कोई अधिकार नहीं था। भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग हो गया या फिर उच्चतम न्यायालय हो गया इत्यादि जो भी। एक सवाल उठता है कि साइमन कमीशन आने के बाद साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे और साइमन कमीशन क्यों असफल रहा। उसके पीछे एक तथ्य है कि कमीशन को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार और प्रतिनिधि संस्थान जितने भी थे उसके अध्ययन होने के उपरांत ये रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी जो सरकार की स्थापना करना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक नहीं। तो भारत जो है इसके लिए कहाँ तक तैयार है, भारत सत्ता संभाल सकता है या भारत को सभी अधिकार देने के बाद भारत इनका उचितता से प्रयोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो देखना चाहते थे कि भारतीय लोग जो हैं, जो भारत है वो कहाँ तक इसके लिए तैयार है। भारतीयों को कोई प्रतिनिधि तो नहीं दिए जाने के कारण ही तो ये असफल हुआ था, क्योंकि ये सब देखना, ये सब अंग्रेज़ों के एक ढोंग थे कि भाई आप उनके बीच में जाइए, सरकारी व्यवस्था देखिए जो वर्तमान में है, जो शिक्षा है उसमें कौन क्या भारत अच्छी तरीके से इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है या नहीं निभा सकता, या जो प्रतिनिधि संस्थान हैं उनके अध्ययन के उपरांत ये रिपोर्ट करो कि भारत स्वतंत्रता की जिम्मेदारी लेने को तैयार है या नहीं है। इसलिए ये असफल रहा। जब भारतीयों को लगा कि ये सब ढोंग है तो इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया, इसलिए साइमन कमीशन असफल हुआ।